कि भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट दिया गया है। एक है राइट और एक है फंडामेंटल राइट। दो प्रकार के अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है ये ऐसे मौलिक अधिकार है जिसको लागू होने के बाद उसके दायरे के अंदर अगर हर नागरिक को मौलिक अधिकार है, एक आर्टिकल 21 में राइट टू लिव का मौलिक अधिकार है, तो राइट टू लिव के अंतर्गत घुमंतु जाति के लोगों की समस्या का विश्लेषण किया जाना चाहिए था। आजादी से तो नहीं किया गया, मगर जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, संविधान ने आर्टिकल 21 में राइट टू लिव फंडामेंटल राइट दिया। ए फंडामेंटल राइट हर नागरिक के लिए लागू है। और अंग्रेजों ने 1860 में इंडियन पिनल कोड लागू किया, तो भारत सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए थी कि फंडामेंटल राइट और इंडियन पिनल कोड इसमें सुप्रीम कौन है। तो संविधान निर्माता कहते हैं कि इसमें सुप्रीम फंडामेंटल राइट है। तो जो चीज फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकार को कॉन्ट्रेडिक्ट करती है, उसे नल एंड वॉइड घोषित करने की व्यवस्था संविधान में है। इसे आप दोबारा पढ़ लो, मैं आप लोगों को बताता हूं। संविधान ले लो, संविधान पढ़ो, चैप्टर नंबर 3 और एकदम शुरू में लिखा हुआ है कि जो फंडामेंटल राइट दिए जा रहे हैं उसको कॉन्ट्रेडिक्ट करने वाला कोई कानून, कोई विधि, कोई परंपरा, किसी भी प्रकार की कोई बात अगर अस्तित्व में है तो आज के तारीख से उसे उस हद तक, जिस हद तक ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है, उल्लंघन के हद तक उसे असंवैधानिक घोषित किया जाता है। लक्ष्मण राव, आपको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, वो चैप्टर नंबर 3 में पहला चैप्टर जो है उसे आप पढ़ो। इंडियन पिनल कोड, बहुत सारे हमारे लोगों को तो यही समझ में नहीं आता, इंडियन पिनल कोड और संविधान इसमें क्या फर्क है। बहुत सारे लोगों तो इंडियन पिनल कोड ही देश का संविधान मान लेते हैं। उनको यही समझ में नहीं आता कि इंडियन पिनल कोड अंग्रेजों ने बनाया और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया, इसलिए उस पिनल कोड में इंडियन शब्द आ गया। क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट केवल एक देश के लिए कानून नहीं बनाती थी, वो कई देशों के लिए कानून बनाती थी। जिस देश के लिए कानून बनाती थी उस देश का नाम उसमें डाल देती। भारत के लिए बनाया तो नाम लगा इंडियन पिनल कोड, तो ये पिनल कोड इंडिया में लागू। तो इंडियन पिनल कोड जो है अंग्रेजों ने 1860 को, 1857 में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया और सारा का सारा मामला जो कंपनी के नियंत्रण में था वो अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में लिया, और अपने नियंत्रण में लेने के बाद 1860 को इंडियन पिनल कोड का कानून बनाया। 1860 को इंडियन पिनल कोड का कानून बनाया। पुलिस वालों को भी पता नहीं है, पुलिस वालों को भी पता नहीं है, बात समझ में आती कि नहीं आती कि इंडियन पिनल कोड सुप्रीम है कि संविधान सुप्रीम है। संविधान सुप्रीम होता है। संविधान से कॉन्ट्रेडिक्ट करने वाला कानून पार्लियामेंट को भी बनाने का अधिकार नहीं है। कितने लोगों को पता है? पार्लियामेंट को भी, अन्यथा पार्लियामेंट सॉवरेन है, सार्वभौम है, मगर पार्लियामेंट को भी फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्रेडिक्ट करने वाला कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है। फंडामेंटल राइट एलोकेट करने के पहले ही चैप्टर में लिखा बाबा साहब अंबेडकर ने कि जो फंडामेंटल राइट दिए जा रहे हैं उसको कॉन्ट्रेडिक्ट करने वाला कोई भी कानून, विधि, परंपरा, कुछ भी हो, वो अगर मौलिक अधिकार को कॉन्ट्रेडिक्ट करता है तो उसे कॉन्ट्रेडिक्ट करने के हद तक असंवैधानिक घोषित किया जाता है। लक्ष्मण राव, ये ऐसी घोषित किया जाता है, ऐसा लिखा हुआ। दूसरी बात, और आगे वो फंडामेंटल बात है, हमारे लोगों को जानकारी नहीं इसलिए जानकारी बता रहा हूं। दूसरी बात है भविष्य में, ये तो भूतकाल का बताया कि भूतकाल के जो कायदे कानून है बाबा साहब आंबेडकर ने ये लिखकर खत्म कर दिया जाता है। दूसरा, बाबा साहब ने सोचा ये तो भूतकाल को खत्म कर दिया, भविष्य में बना सकते हैं, तो लिखा भविष्य में ऐसा कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो
और अगर बना दिया गया तो उल्लंघन के हद तक उसे असंवैधानिक घोषित किया जाता है। पहले ही आपको मैं सब लोगों को कहता हूं कि इसे पढ़ो। इसे पढ़ने के बाद अगर घुमंतू जातियों के साथ गांव में आने के बाद अंग्रेजों के समय में जैसा व्यवहार किया जाता था, अगर वैसा ही व्यवहार पुलिस वाले कर रहे हैं तो पुलिस वाले संविधान के विरोध में आचरण कर रहे हैं। किसी न किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाना चाहिए कि पुलिस का ये जो व्यवहार है ये संविधान के विरोध में है। अगर घुमंतू जाति के लोग नहीं जाएंगे तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं ही जाऊंगा। कोई जाए या ना जाए मैं ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे ही समझ में आ रहा। अब मुझे समझ में आ रहा तो मुझे ही करना चाहिए। किसी और को समझ में ही नहीं आ रहा तो समझ में नहीं आ रहा तो करेगा कैसे? तो एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी सारी बातें घुमंतू जातियों के साथ, इतनी सारी बातें हो रही है देश के अंदर, इतनी सारी बातें हो रही है। हैरान करने वाली बात है कि उनको ऐसा कहा जाता है कि ये घुमंतू जनजाति के लोग हैं। कह रहे, सरकारें कह रही है कि ये घुमंतू जनजाति के लोग हैं। अगर सरकार ऐसा खुद कह रही है कि ये घुमंतू जनजाति के लोग हैं, तो घुमंतू जनजाति के लोगों को मंडल कमीशन के लिस्ट में जो जनजाति है उसको जाति के लिस्ट में क्यों डाला? कितनी मतलब अन्याय करने वाली बात है। सरकार खुद कह रही है कि ये घुमंतू जनजाति के लोग हैं। अगर ये जनजाति के लोग हैं तो जो मंडल कमीशन की लिस्ट बनी 17 अगस्त 1932 को, 17 नवंबर 92 को सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन को एक्सेप्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट किया। तो मैं खास बात आपको बताना चाहता हूं कि जो मंडल कमीशन का रिपोर्ट बनाया गया, जो 81 में पार्लियामेंट में सबमिट किया गया, तो वो जो मंडल कमीशन का रिपोर्ट सबमिट किया गया उसमें घुमंतू जाति के जनजाति के लोगों को ओबीसी की जातियों के लिस्ट में शामिल किया गया। ये तो न्याय करने वाली बात तो मुझे नहीं लगती, ये कोई न्याय करने वाली बात है। क्यों? मान लो ओबीसी के जाति के लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे और घुमंतू जाति का आदमी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देगा, तो इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में घुमंतू जाति का आदमी ओबीसी आदमी को कॉम्पीट करके नंबर हासिल कर लेगा और उसको वो कॉम्पिटिशन के बाद अधिकार मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये तो कोई न्याय करने की बात नहीं हुई है। घुमंतू जनजाति के लोगों को, जनजाति के जो शेड्यूल टाइप के लोग हैं, तो ये शेड्यूल टाइप के लोग जो है उनके लिए जिस तरह का प्रावधान सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर किया गया, शेड्यूल कास्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर किया गया, ये सारा प्रयास तो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सारी की सारी व्यवस्था बनाई और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जब अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए प्रयास शुरू किया तो संविधान सभा में यह कहा गया, बाबा साहब अम्बेडकर को रोका गया और कहा गया कि आप अदर बैकवर्ड क्लासेस के ओबीसी के नेता नहीं है, ओबीसी के नेता गांधी जी है, ओबीसी के नेता गांधी जी है, आप इसमें हस्तक्षेप मत करो। ओबीसी के नेता गांधी जी है, गांधी जी देख लेंगे। गांधी जी ने देखा ही नहीं। गांधी जी को देखेंगे, गांधी जी जीवित भी थे, संविधान सभा का चुनाव हुआ, गांधी जी जीवित थे, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंटरिम सेंट्रल गवर्नमेंट बनी 2 सितंबर 1946 को। उस 46 को गवर्नमेंट बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री अंग्रेजों के समय में बनाया गया और अंग्रेजों के निगरानी नियंत्रण में जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली कि मैं अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान रहूंगा। ऐसी शपथ जवाहरलाल ने ली, ये शपथ ऐसी ही थी। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री बनाए गए। ज्यादातर लोगों को 15 अगस्त 47 नहीं मालूम है, मगर मेरे पास ज्यादा डाटा है। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू को इंटरिम गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आज तक घुमंतू जनजातियों के लोगों को
जो सही तरीके से रिकॉग्नाइजेशन करना चाहिए था वो नहीं किया गया। मेरे पास कुछ और डाटा है। वो डाटा ये है कि बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा सारे देश भर में कुछ लोगों को जब शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बनाई जा रही थी तो घुमंतू जाति के लोगों को, जनजाति के लोगों को बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा कि आप भी बहिष्कृत हो, ये शेड्यूल कास्ट के लोग भी बहिष्कृत है, शेड्यूल कास्ट के लोग भी बहिष्कृत है क्योंकि वो अछूत है, वो गांव के बाहर रहते हैं, और घुमंतू जाति के लोग भी जो भी बस्तियां बनाकर रहते हैं वो भी गांव के बाहर ही रहती है। तो दोनों के दोनों जो है बहिष्कृत है, और अगर दोनों के दोनों बहिष्कृत है तो आप लोग, बाबा साहब आम्बेडकर ने कुछ लोगों को कहा कि आप लोगों का नाम शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में नोट करो। कुछ स्टेट के लोगों ने बाबा साहब आम्बेडकर की बात को माना, उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में अपना नाम डलवाया। तो आज भी दूसरे राज्यों में जो जातियां घुमंतू जातियों में हैं, कुछ राज्यों में जैसे फॉर एग्जांपल बंजारा महाराष्ट्र में नोमैडिक ट्राइब में है, और कर्नाटक में शेड्यूल कास्ट में है, कर्नाटक में शेड्यूल कास्ट में है? तो कर्नाटक में शेड्यूल कास्ट में है, तो शेड्यूल कास्ट में होने की वजह से उनके आईएएस अधिकारी है, उनके आईपीएस अधिकारी है, उनके एमएलए है, उनके एमपी है? बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा नोमैडिक ट्राइब के लोगों को शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में अपना नाम नोट करने के लिए कहा, उनको बेनिफिट हो रहा है। वो सेंट्रल लिस्ट है। सेंट्रल लिस्ट होने का मतलब है ऑल इंडिया में उनको लागू है, ऑल इंडिया में उनको बेनिफिट है, सेंट्रल सर्विसेज में उनको बेनिफिट है। तो उस समय बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा जो किया गया, एक तो ये बात है, मगर ज्यादा बड़ी बात है संविधान का चैप्टर नंबर 3 फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट के तहत जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं वो घुमंतू जातियों को भी दिए गए। उस राइट में 1860 का अंग्रेजों का बनाया हुआ इंडियन पिनल कोड कॉन्ट्रडिक्ट करता है, वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में केस दायर किया जाना चाहिए, इसका केस स्टडी किया जाना चाहिए, और सारे देश भर में जो घुमंतू जनजाति के लोगों के साथ में पुलिस डिपार्टमेंट के साथ या गृह मंत्रालय के साथ जो व्यवहार किया जाता है, जो डायरेक्टिव इश्यू हुए हैं, उस डायरेक्टिव को सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज करके उसे असंवैधानिक घोषित करना चाहिए। इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। अब मैं, क्योंकि मुझे डेली सारे देश भर में जाना होता है, तो इसलिए मुझे यहां से भी दूसरे राज्यों में मेरे कार्यक्रम हैं, इसके लिए मुझे जाना पड़ रहा है। इसलिए आखिरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग अपने साथ, घुमंतू जनजातियों के लोग अपने साथ न्याय करना चाहते हैं, तो न्याय करने का ये तरीका सही नहीं है कि जो अन्याय करने वाले लोग हैं उनको आप कहे कि आप हमारे साथ न्याय करें। इस सिद्धांत को मैं नहीं मानता। जो अन्याय करने वाले लोग हैं उनको अनुरोध करने से, रिक्वेस्ट करने से, विनती करने से वो आपको कोई अधिकार बहाल करने वाले नहीं है। क्या करना होगा, ये सवाल है, क्या करना होगा? तो इसका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि घुमंतू जनजातियों के लोगों को राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाना चाहिए। मैं घुमंतू जाति के लोगों को कह रहा हूं, बनाया जाना चाहिए। आप बनाने के लिए हर संभव कोशिश करो। वामसेफ संगठन 567 जिलों में 31 राज्यों में कार्यरत है। वामसेफ संगठन 31 राज्यों में 567 जिलों में कार्यरत है, और 2025 तक ये 674 जिलों में और 6000 तहसीलों में फैल जाएगा। 674 जिले और 6000 तहसीलों में 25 दिसंबर यानी 31 दिसंबर 2025 तक ये 6000 तहसीलों में फैल जाएगा। ये विशाल राष्ट्रव्यापी संगठन हो जाएगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि ये 6 लाख गांवों तक फैल जाए। तो मैं घुमंतू जनजाति के लोगों को ये अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग अपना राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने का संकल्प करें। और आपको मैं, जो सारे देश भर में हमारा वामसेफ संगठन है, तो घुमंतू जाति के लोगों का, सारे देश भर में घुमंतू जाति के लोग हैं, तो सारे देश भर में घुमंतू जाति के लोगों को मैं डायरेक्टिव इश्यू करूंगा सारे संगठन में कि वो अपने अपने जिले में कौन घुमंतू जाति के लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करे और उन लोगों को संगठित करने के लिए मदद करे। तो आप लोगों का 3 साल में राष्ट्रीय स्तर का बड़ा संगठन बन जाएगा। जब आपका राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनेगा, तो राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनने के बाद आप लोगों के संगठित शक्ति के आधार पर
आप लोग जो चाहते हो, आपका कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन बनाने में हम मदद करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर आप लोगों की लीडरशिप डेवलप करने में मदद करेंगे, आपको हर संभव ट्रेनिंग देने के लिए आपको मदद करेंगे। घुमंतू जनजाति के लोग मार्शल लोग हैं, लड़ाकू लोग हैं। ये लड़ाई की वजह से ही इनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। घुमंतू जाति के लोग इस देश के मूल निवासी हैं और इस वजह से उनका जो संघर्ष हुआ, उसकी वजह से उनके साथ ऐसे हालात पैदा हुए हैं। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये मार्शल लोग हैं। घुमंतू जनजाति के लोग मार्शल लोग हैं, लड़ाकू लोग हैं। तो इन लोगों को अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर का संगठन होना चाहिए और इसके लिए जो संगठित शक्ति निर्माण करने का काम है, उसमें मैं आपकी हर प्रकार की मदद करता हूं, जो आपको मदद चाहिए। जिस तरह से हमने हमारे पास जो बड़ी योग्यता है वो राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने की, नागपुर में हमने 3 लाख लोग इकट्ठा करके दिखाया। सारे देश भर से 3 लाख लोग आए और 3 लाख लोग आने के बाद पुलिस कमिश्नर को लगा कि ये लोग नियंत्रण नहीं हो सकते, तो उन्होंने जबरदस्ती करने की कोशिश की, मुझे डिटेन करने की कोशिश की। तो कमिश्नर पुलिस और सारा नागपुर की पुलिस जो है फेल हो गई। तब कमिश्नर मेरे पास आए और मेरे को ही रिक्वेस्ट किया कि आप ही कंट्रोल करो। तो मैंने कहा इधर डिटेन करके आप मुझे कंट्रोल करने के लिए बोल रहे हो, आपको तो बहुत हिम्मत थी ना कंट्रोल करने की, तो आप कर नहीं पाए। तो मुझे ही कमिश्नर ने आकर वीडियो बनाने के लिए कहा कि आपके लोगों को शांति से आंदोलन करने के लिए कहो। मैंने कहा हमारे लोग शांति से ही करेंगे। मैं अपील करते रहा। अपील करने के बाद भी हमारे जो लोग हैं उन्होंने मुझे छोड़ने का प्रेशर बनाया, तो कमिश्नर को मुझे छोड़ देना पड़ा। डिटेन किया था, कोई अरेस्ट वगैरह नहीं किया था। मुझे अरेस्ट करना बहुत मुश्किल मामला है, क्योंकि फिर तो मुझे अरेस्ट करते ही राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो जाता, सारे देश भर में हो जाता, सारे देश के लोग पुलिस चौकी के सामने खड़े हो जाते। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि घुमंतू जनजाति के लोगों को अब अपने आप को बेसहारा नहीं मानना है। हम आपके सहारे में खड़े, आपके समर्थन में खड़े, आपके लिए जो भी मदद चाहिए हर संभव मदद करेंगे। जो संगठित शक्ति हमने बनाई वो आपके समर्थन में खड़ी कर देते हैं, सारे देश भर में कर देते हैं। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, मैं समझ गया हूं कि घुमंतू जाति के जनजाति के लोग और लोग नहीं है। अब मूल निवासियों को इकट्ठा कर रहे हैं, घुमंतू जनजाति के लोग भी मूल निवासी है। इसलिए मेरे अपने भाई लोग हैं, इतिहास क्रम में बिछड़े हुए भाई है, तो मैं अपने भाइयों को मदद करने की बात कर रहा हूं। यह बात भी गलत है। अपने ही भाइयों को मदद नहीं की जाती है, अपने भाइयों को बराबरी में उठाने के लिए हर संभव सहायता की जा सकती है। तो मैं इस दिशा में आप लोगों को मदद करने के लिए तैयार हूं।